हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सोलेनॉइड के अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पैदा होता है और क्या होता है वो मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट की वजह से एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोलेनॉइड होती क्या है। देखिए, सोलेनॉइड एक कंडक्टर ही होता है, लेकिन एक ऐसा कंडक्टर जिसके बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हों और शेप उसकी सिलेंडर की तरह हो। यानी कि एक ऐसी कॉइल जिसके बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स तो हों ही, साथ ही वो जो टर्न्स हों वो एक सिलेंड्रिकल शेप भी बना दें। ऐसी कॉइल को या ऐसे करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप डायग्राम में जो देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखेंगी और उनका एक पैटर्न दिखेगा आपको। अब अगर हम इस पैटर्न को पीछे जो हमने बार मैग्नेट के केस में जो पैटर्न देखा था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये पैटर्न सिमिलर दिखेगा? यस, ये पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। दोनों केसेस में ये सिमिलर होगा। इनफैक्ट एक एंड तो जो सोलेनॉइड का है ना, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा और दूसरा एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होंगी। अब ये इंडिकेट करता है कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही रहेगा। सोलेनॉइड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब देखिए, सोलेनॉइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जिसका यूज किया जा सकता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन ही मान लीजिए, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। जब हम उसे कॉइल के अंदर रखें तो उस टाइम उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का जो एक सोलेनॉइड के अंदर पैदा होता है उसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से जो मैग्नेट बनता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके, तो ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि सोलेनॉइड के अंदर जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पैदा होता है। ओके, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो फोर्स जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उस पे फोर्स जो है वो कितनी लगेगी, उस पे जो फोर्स है कितनी फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या होगी, इस सब के बारे में चलिए हम जान लेते हैं। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये तो हम जानते हैं। ये जो फील्ड होता है, इस तरह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो एक किस्म की फोर्स को एक्सर्ट करता है मैग्नेट के ऊपर। वो मैग्नेट जो वहाँ कंडक्टर के अंदर जो है वो प्लेस किया जाए या रखा जाए तो वहाँ पे ये एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। ओके, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एम्पेयर, यानी कि एंड्रे मैरी एम्पेयर नाम है उनका। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट एक इक्वल और अपोजिट फोर्स को एक्सर्ट करेगा किस पे, उस कंडक्टर पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो। वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट कर रहा हो, या फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है ना, उसकी वजह से फोर्स पैदा हो, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक एक्टिविटी से भी। एक आप स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ले लीजिए, ए बी, उसका नाम ए बी रख लीजिए, और अबाउट ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। अब दो कनेक्टिंग वायर्स का यूज करते हुए हॉरिजेंटली एक स्टैंड के ऊपर रखते हुए, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, तो ऐसे उसको कनेक्ट करें, दो कनेक्टिंग वायर्स को यूज करें। अब एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट जो है उसको आप प्लेस कर लीजिए इस तरीके से कि जो रॉड लाइंस हैं दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो ऊपर की तरफ हो। इसके लिए आप नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है उसको वर्टिकली बिलो रख लीजिए और साउथ पोल को वर्टिकली अबव, वो जो एल्यूमिनियम रॉड लिया ना आपने, उससे ऊपर की तरफ रख लीजिए।
अब हम एल्यूमिनियम रॉड को सीरीज में बैटरी के साथ कनेक्ट करें, की के साथ और रियोस्टेट के साथ, बिल्कुल इसको सीरीज में आप कनेक्ट करें। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर वहां पास किया जाए उस एल्यूमिनियम रॉड से फ्रॉम बी एंड से ए एंड की तरफ, अगर बी एंड से यहाँ पे ये बी एंड है, ये इसका ए एंड है, तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं उसी एल्यूमिनियम रॉड के अंदर से, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इससे ऑब्जर्व होगा कि रॉड जो है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गई। आप ये भी नोटिस करेंगे कि रॉड जो है वो डिस्प्लेस हुई है। ओके, तो इसी को आप बार बार इस एक्टिविटी को करते रहिए। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे, अब जो बी से ए एंड की तरफ जो है करंट फ्लो कर रहा था, आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लीजिए उसी रॉड के अंदर से, और अब आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को नोट करें। तो अब आप पाएंगे पहले वो लेफ्ट में गया था, अब वो आपको राइट की तरफ दिखेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, कौन? वो रॉड जो है, रॉड को आप ऑब्जर्व करोगे कि वो राइट की तरफ है अब। अच्छा, ये रॉड जो है ये ऐसे डिस्प्लेस क्यों हुई? डिस्प्लेसमेंट जो रॉड में हुई ना, इसी ये जो मैंने एक्टिविटी करके आपको दिखाई, तो इसमें जो रॉड डिस्प्लेस हुई ये सजेस्ट करती है कि फोर्स जो है करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड के ऊपर जो एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, और ये तब एग्जर्ट हुई जब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा। तो ये तो हम टॉपिक कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उस पर फोर्स कैसी होगी, कैसे होगी, कितनी हो। अब ये भी सजेस्ट करता है ये चीज कि डायरेक्शन जो फोर्स की है वो भी रिवर्स हो जाएगी जब डायरेक्शन करंट की कंडक्टर के अंदर से रिवर्स करें हम। अब जो डायरेक्शन चेंज हो रही है फील्ड की वर्टिकली डाउनवर्ड, अब जब हम उसके पोल्स को इंटरचेंज करें, जो मैग्नेट के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें, अब फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड चेंज कर दें, कैसे चेंज कर सकते हैं? ये पोल्स को हम इंटरचेंज करके, यानी नॉर्थ साउथ पोल जो हैं उनको इंटरचेंज कर दें, तो ये दोबारा फिर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डायरेक्शन जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसकी जो डायरेक्शन है उस करंट कैरिंग रॉड के ऊपर वो भी रिवर्स हो जाएगी। ये दिखाता है कि डायरेक्शन जो फोर्स की है कंडक्टर पे वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी दिखाया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है रॉड की वो ज्यादा होगी जब डायरेक्शन करंट की जो है वो राइट एंगल बने किसके? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एक सिंपल से रूल का, ताकि हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकें, किसकी? फोर्स की कंडक्टर के ऊपर डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो अब हमने एक्टिविटी की थी उससे ये कंसीडर कर सकते हैं हम कि डायरेक्शन जो करंट की है और मैग्नेटिक फील्ड की है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये भी हमें पता चलता है कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों के। यानी हमने क्या कहा कि सबसे पहली बात कि जो करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, और फोर्स जो है वो इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए। अब ये तीनों डायरेक्शन जो हैं उसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं एक सिंपल रूल से, उसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम थंब को स्ट्रेच करें, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को, हमारे लेफ्ट हैंड की अगर हम इन सबको स्ट्रेच करें इस तरीके से कि सभी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं इस फिगर में। ओके, अगर फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है और सेकंड फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को जो ये है इंडिकेट कर रही है, उसको डायरेक्शन ऑफ करंट को जो पॉइंट कर रही है, तब जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को या उस फोर्स को जो कि कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये आपको पता चला, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या कि हम अपने लेफ्ट हैंड की अगर थंब फिंगर और थंब फोर फिंगर और मिडल फिंगर इन तीनों को स्ट्रेच करें ताकि तीनों आपस में क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है, सेकंड फिंगर जो है वो हमारी मिडिल फिंगर जो है वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रही है, उस करंट को अगर वो पॉइंट कर रही है उसकी तरफ, उसकी करंट की डायरेक्शन के, तो तब जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स, वो फोर्स जो कि कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है।
ओके, तो ये आपको पता चला कि फोर्स किस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट करती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और किस तरह, और लेफ्ट हैंड रूल क्या है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बताऊंगा, फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बताऊंगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में और नए टॉपिक्स होंगे। ओके, बाय।